क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है कि इनमें से किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस वाला है। तो Li का होता है 1s2 2s1, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 1s1, तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बी का होता है 1s2 2s2, तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इट इज़ 1s2 एंड दैट इज़ नथिंग बट हीलियम कॉन्फ़िगरेशन। बी 2 पॉजिटिव की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा 1s2 2s1, C2 पॉजिटिव 1s2 2s2, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली B2 पॉजिटिव का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही देखना है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसका है। तो Cl नेगेटिव जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस वाला होगा, क्योंकि इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, क्योंकि 3p5 इसका होता है नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, तो इट इज़ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस केस में है। तो तीनों केस में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि देखो Ti जो है उसका 3d2 4s2 होता है, तो उससे 4 इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3d के भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो जो हमारे पास अभी कॉन्फ़िगरेशन इसका है वो आर्गन वाला होगा। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें हम देख सकते हैं, ऊपर ये है हमारे पास आर्गन कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं। सिमिलरली क्रिप्टॉन जो है उसमें भी अगर हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स फोर्थ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑर्बिट इज वैलेंस सेल, तो उसमें भी देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है। एंड Cl नेगेटिव के केस में भी जब हम देखेंगे तो 3 इज़ वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों केस में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस केस में नहीं है। तो Ca पॉजिटिव के केस में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बिकॉज Ca का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 होता है। अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s1, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा है कि लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो लैटिस एनर्जी चार्ज पे इस टाइप से डिपेंड करता है, Q पॉजिटिव इंटू Q नेगेटिव, एंड R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबके लिए R नेगेटिव तो सेम है बिकॉज क्लोराइड आयन की बात हो रही है, बट R पॉजिटिव चेंज होगा। तो जितना कम R पॉजिटिव होगा, मतलब साइज जितना कम होगा पॉजिटिव आयन का, उतना ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा। तो सबसे स्मॉल आयन यहाँ पर होगा Li पॉजिटिव, तो ये स्मॉलेस्ट आयन है, दैट्स वाई इसके केस में सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन पूछा है। नाउ लैटिस एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। मीन्स इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज़ लैटिस एनर्जी। बट इसका रिवर्स रिएक्शन में भी अगर हम देखें तो इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगा, तो उसको भी हम लैटिस एनर्जी बोल सकते हैं, बट मोर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन यही होगी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें देखना है कि लैटिस एनर्जी चार्ज और रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है। तो लैटिस एनर्जी चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव अगर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगा। बट अगर हम साइज़ की बात करें तो R पॉजिटिव और R नेगेटिव अगर कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑब्वियसली, तो R पॉजिटिव और R नेगेटिव अगर डिक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगा। तो लैटिस एनर्जी के बढ़ने के लिए चार्ज का ज़्यादा होना ज़रूरी है एंड साइज का स्मॉल होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 बॉर्न हैबर साइकिल पर बेस्ड है। तो उसमें हमें बताना है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला स्टेप कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि गैसियस एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसके थ्रू गैसियस आयन बनना चाहिए, और गैसियस नेगेटिव आयन बनना चाहिए एक्चुअली। तो F गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स F नेगेटिव गैस। तो इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑब्वियसली एनर्जी यहाँ पर रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बॉर्न हैबर साइकिल। तो उसमें हमें बताना है आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम। तो आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या बोलते हैं कि गैसियस एटम से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। नाउ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जब पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, तो K पॉजिटिव हमारे पास आयन आ जाएगा, गैसियस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। ऑब्वियसली दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी।
और क्वेश्चन नंबर 10, तो Ag का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। अगर हम बात करेंगे Ag पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो। इलेक्ट्रॉन हम वैलेंस सेल से निकालते हैं, तो यहाँ पर वैलेंस सेल 5th ऑर्बिट है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये आ जाएगा। सो दिस इज Ag पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखते हैं। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, आर्गन 4s2 3d6। और Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बट इलेक्ट्रॉन हम वैलेंस सेल से निकालते हैं। तो 4th ऑर्बिट इज वैलेंस सेल, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इट इज़ आर्गन 4s0 हो गया है, तो इट इज़ 3d6। तो Fe2 पॉजिटिव 4s0 हो गया एंड 3d6 हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 12 में हमें KBr का बॉर्नहेवर साइकिल की बात कर रहे हैं। तो KBr का बॉर्नहेवर साइकिल ये होगा, तो डेल्टा HF ऑफ KBr इज नथिंग बट डेल्टा HF ऑफ K गैस प्लस डेल्टा HF ऑफ Br गैस, देन दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी, तो प्लस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ K and this is electron affinity, so plus electron affinity of Br, and this is lattice energy, so in this case energy is released, so minus of lattice energy, so this is Born-Haber cycle of KBr। और क्वेश्चन नंबर 13 में हमें देखना है कि कोवलेंट बॉन्ड जनरली किन के बीच में बनता है। तो कोवलेंट बॉन्ड जनरली नॉन मेटल्स के बीच में होता है। नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें पूछा है कि कार्बन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस केस में होगा। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही कम बॉन्ड लेंथ हो जाता है। C2H2 में अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर ये है, तो इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है, तो ये C के बीच का मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है, बाकी के केस में बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस एलिमेंट का होगा। तो Si और Cl दोनों नॉन मेटल हैं, तो ऑब्वियसली उनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी Ca एंड Rb से ज़्यादा होगा। एंड Si और Cl में जब हम देखते हैं तो Cl का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ता है। एंड Si से अगर हम जाएंगे राइट में तो हम देखते हैं कि Cl आता है, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी Cl का होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि लिस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका होगा। और जैसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि Rb मेटल है और बाकी यहाँ पर ये नॉन मेटल है, तो मेटल का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होता है, नॉन मेटल्स का ज़्यादा, तो Rb का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें पूछा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका होगा। तो Mg मेटल है तो उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम होगा। इसके अलावा किसी भी पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ता है, दैट्स वाई सल्फ़र का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा पोलर करैक्टर किसका होगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है उतना ही ज़्यादा बॉन्ड हो जाता है पोलर। तो HF के केस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस आएगा और HI के केस में सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, दैट्स वाई HF का पोलर करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा एंड HI का पोलर करैक्टर सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बताना है कि सबसे कम पोलर करैक्टर किस केस में होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही कम पोलर करैक्टर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम फॉस्फोरस एंड सल्फर में होगा, बिकॉज ये एक दूसरे के आजू बाजू वाले एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम आ रहा है, बाकी के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलरिटी बताना है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा पोलरिटी होगा। तो Mg और F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है एंड O एंड F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम है। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलरिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें देखना है कि सिमिलर पोलरिटी किसका है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम है तो पोलरिटी भी उनका ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो O एंड F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड Cl एंड F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम आता है, थोड़ा डिफरेंस है वैसे, बट अगर हम बाकी ऑप्शन कंपेयर करते हैं तो उनके कंपेरिजन में बेस्ट मैचिंग ऑप्शन यही है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें चार्ज निकालना है, कितना डेवलप हो रहा है। तो
डायपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ या बीच का डिस्टेंस, तो चार्ज हो जाएगा डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय डी बॉन्ड लेंथ। तो डायपोल मोमेंट इज 0.44 डिवाइड, उसको हमने कन्वर्ट किया है कूलम मीटर में, डिवाइड बाय बॉन्ड लेंथ से डिवाइड किया, 1.61 एंगस्ट्रॉम दिया था, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये वैल्यू जो आएगी, क्योंकि ये कूलम में आएगी, बट हमें कूलम में वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज के टर्म्स में चाहिए, तो हमने यहाँ पर डिवाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कर दिया है। तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.057, मीन्स इलेक्ट्रॉन का इतना टाइम्स चार्ज उस पर डेवलप होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें TiO2 का नेम लिखना है। नाउ TiO2 में Ti का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है, तो अगर हम विद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो देन हमें डाइऑक्साइड लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिखेंगे टाइटेनियम, ब्रैकेट में 4 आएगा रोमन नंबर में, तो टाइटेनियम 4 ऑक्साइड। एंड अगर हम रोमन नंबर वाला जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यूज नहीं कर रहे हैं तो हम फिर डाइऑक्साइड लिखेंगे, तो इट इज़ टाइटेनियम डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें SnCl4 का नोमेनक्लेचर देखना क्या होगा। तो Sn का इसमें चार्ज +4 है, तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर +4 इसमें लिखेंगे तो रोमन नंबर फॉर्म में आएगा, एंड देन हमें टेट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो टिन 4 क्लोराइड। एंड अगर हम रोमन नंबर वाला जो ऑक्सीडेशन नंबर उसको मेंशन नहीं करेंगे देन हमें टेट्रा लिखना पड़ेगा, तो टिन टेट्रा क्लोराइड। N2H2 का स्ट्रक्चर ये होगा, तो दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर होगा और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने कितने होंगे। तो Cl के 7, H का 1, तो 1 7 + 1 8 + 1 9 +4 13 +4 17 +1 18 19 एंड 20, सो 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें सल्फ़र का लुईस सिंबल देखना है। तो इसमें हमारे पास 4 पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें तीनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर से चेक करेंगे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, एंड यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 4/3 मीन्स 1.33 होता है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो ये रहेगा। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 में हमें बताना है कि कितने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और कितने डबल बॉन्ड हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर इसका कुछ ये है, एक लोन पेयर है, सो इसमें एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। इन क्वेश्चन नंबर 30 हमें बताना है कि रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डिफ़र क्या करता है। तो उनमें इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो डिफ़र करता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रीअरेंज किए जाते हैं, तो उसी का डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 उसमें हमें बताना है कि रेजोनेंस में क्या होता है। तो हमें पता है कि इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, या हम बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ना कि एटम्स। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें बताना है कि जो ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर है वो रेजोनेटिंग फॉर्म का क्या है। तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो एवरेज होती है। जैसे बॉन्ड ऑर्डर की भी हम अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर ना तो 2 है ना 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.5 होता है एक्चुअली, तो इट इज़ एवरेज। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें बताना है कि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस केस में आएंगी। तो वो SO4 2 नेगेटिव के केस में आएंगी। देखिए कैसे आती हैं। तो SO4 2 नेगेटिव का अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएं तो वो ये होता है। नाउ अगर हम इसको इधर मूव कराएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर हम इस पाई बॉन्ड को इधर मूव कराएंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा। देन कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा।
और अगर हम इसको इधर मूव कराएंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास ये 4 स्ट्रक्चर आ रहे हैं। now क्वेश्चन नंबर 35 में हमें बताना है कि सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन का बीच का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ किस केस में सेम आने वाली है। तो इस सारे मॉलिक्यूल्स में जो है, जैसे NO2 में हमारे पास 2 NO बॉन्ड होंगे तो दोनों की बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है। यहाँ पर 3 NO बॉन्ड होंगे, तीनों की बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है। इधर भी 3 बॉन्ड होंगे, तीनों के आइडेंटिकल है। इधर 4 बॉन्ड्स हैं, इधर 3 बॉन्ड्स हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ जो है आइडेंटिकल क्यों आने वाली है? बिकॉज हर केस में रेजोनेंस होने वाला है, एंड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम आने वाले हैं, एंड बॉन्ड लेंथ भी आइडेंटिकल आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है कि अपना ऑक्टेट कौन एक्सपेंड नहीं कर सकता है। तो ऑक्सीजन जो है वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता है। क्यों? बिकॉज इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो ऑक्सीजन के केस में डी ऑर्बिटल नहीं होता, दैट्स वाई अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है कि बोरॉन अगर ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा तो वो क्या आयन बनाएगा। तो एक्चुअली बोरॉन ऑक्टेट रूल फॉलो कर ही नहीं सकता, बिकॉज इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाउ ऑक्टेट ये तभी कंप्लीट कर पाएगा जब ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब B5 नेगेटिव आना चाहिए, बट B5 नेगेटिव कैसे बना सकता है? ये नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि B3 पॉजिटिव ये बना सकता है जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एंड उस केस में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आएगा हीलियम वाला, दैट इज़ नथिंग बट 1s2। तो ये भी ऑक्टेट रूल को कंप्लीट नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑक्टेट रूल के हिसाब से आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम ऑक्टेट रूल तो नहीं बोलेंगे बिकॉज उसका भी एक्सेप्शन हो रहा है, बट ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर यही आएगा, बिकॉज नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर हो गया है। तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर बोल सकते हैं, बट ऑक्टेट रूल इसको हम नहीं बोल सकते। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें बताना है कि किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 नहीं है, या किसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो SR का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, एंड अगर हम बात करेंगे SR पॉजिटिव का, तो SR पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा। तो इट इज़ 5s1। तो यहाँ पर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो ऑब्वियसली इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें बताना है कि किसके केस में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा, या विदाउट ओबेइंग ऑक्टेट रूल हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो वो है PO4 3 नेगेटिव, बिकॉज PO4 3 नेगेटिव में जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये आता है, एंड इसके केस में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं, तो इस केस में 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस हो जाते हैं। तो 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। बाकी SiF4, CF4 एंड SeF4 ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें बताना है कि किस में ऑक्टेट रूल वॉयलेट नहीं हो रहा है। नाउ इसमें अगर हम नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 6 ऑलरेडी थे, 4 और आ गए, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस। इसमें भी 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पर कार्बन के पास ऑलरेडी 4 थे, 4 और आ गए, तो यहाँ पर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड इस केस में 8 + 4 सो 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि CS4 में ऑक्टेट रूल वॉयलेट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें बताना है किस केस में ऑक्टेट रूल वॉयलेट हो रहा है। सो नाइट्रोजन के वैलेंस 5 थे, 3 और हो गए, तो हमारे पास 8 आएंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते, 2 और आ गए, तो इसमें भी 8 वैलेंस हो गए। बोरोन में 3 थे वैलेंस, 3 और आ गए तो 6, एंड AsF3 में 5 थे, 3 और आ गए तो 8। सो इस केस में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 हमें बताना है कि विदाउट वायलेटिंग ऑक्टेट रूल हम किसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं हो रहा है, बिकॉज सभी के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। PCl3 की अगर हम बात करेंगे तो PCl
3 में फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे एंड ये इस टाइप से हम बॉन्ड बना दिए। तो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के 8 हो गए और Cl के भी 8 हो गए। SO3 की अगर हम बात करेंगे तो SO3 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास देखेंगे तो सल्फ़र में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, अभी सल्फ़र एंड ऑक्सीजन दोनों के 8 हो गए एंड रिमेनिंग जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा एंड सल्फ़र का भी कंप्लीट होगा। बट अगर हम बात करेंगे ClF3 की तो ClF3 के केस में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पाएंगे बिकॉज फ्लोरीन का अगर हम देखें तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास एंड उसको एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा Cl का एंड Cl का जब ऑक्टेट एक्सपेंड होगा तो Cl के ऑलरेडी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस थे, उनमें से 3 बॉन्ड बना लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो अभी यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा एंड इसके पास अगर हम देखें तो 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्टेट इस केस में एक्सपेंड होगा ClF3 में, उसका स्ट्रक्चर हम नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में भी हमें यही बताना है कि विदाउट वॉलेटिंग ऑक्टेट रोल हम किसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो Ni3 की अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एंड आयोडीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा जब हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। SO2 में अगर हम देखें तो इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो सल्फ़र का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, दोनों ऑक्सीजन का भी होगा। SiF4 में इस टाइप से हमारे पास स्ट्रक्चर जब होगी तो Si का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा एंड फ्लोरीन का भी। बट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ICl5 की तो ICl5 में देखो आयोडीन सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। अब वहाँ पर Cl के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो अब इस I और Cl के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं आ सकता है। दैट्स वाई हमारे पास स्ट्रक्चर जो बनेगी ICl की वो इसी टाइप की बनेगी एंड एक लोन पेयर भी आयोडीन के पास बच जाएगा। तो इस केस में आयोडीन के पास अगर हम देखें तो ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए हैं तो उसके पास 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आयोडीन का ऑक्टेट यहाँ पर एक्सपेंड होगा ही। क्वेश्चन नंबर 44 में भी हमें बताना है कि विदाउट वॉलेटिंग ऑक्टेट रूल हम किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। सो NF3 में नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। बट अगर हम बात करेंगे BeH2 की तो BeH2 का ये स्ट्रक्चर आएगा एंड यहाँ पर B के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 2 थे, 2 और आ गए तो यहाँ पर B के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे ना कि 8। सिमिलरली अब देखो सल्फ़र का अगर हम देखें तो सल्फ़र का 6 वैलेंस होता है तो अभी यहाँ पर सल्फ़र के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए एंड अभी उसके पास लोन पेयर हैं 2, तो एक लोन पेयर जो है वो इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा एंड सल्फ़र का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा एंड ऑक्सीजन का भी। अगर हम बात करेंगे CF4 की सो CF4 में कार्बन एंड फ्लोरीन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है इस स्ट्रक्चर के थ्रू। सो करेक्ट आंसर हमारे पास BeH2 होगा। बोरॉन हमारे पास काफ़ी कंपाउंड्स बनाता है जैसे BF3 हो गया, BCl3 हो गया, तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोरॉन्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे बट ये BF3 जो है स्टेबल है। सो बोरॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ भी स्ट्रक्चर बना लेता है। बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में पूछा क्वेश्चन नंबर 46 में, तो इट इज़ नथिंग बट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड तो ऑब्वियसली साइन जो है वो इसका पॉजिटिव होगा। एक्चुअली जितना एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होता है उतना ही एनर्जी रिलीज होता है जब हम बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, बट उसमें हम उसको माइनस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH Br3 निकालना है। सो बेसिकली इसके जितने भी बॉन्ड्स हैं सबको ब्रेक करना और एटम में डिसोशिएट करना है। तो इट इज़ नथिंग बट बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, बिकॉज एक CH बॉन्ड ब्रेक होगा एंड 3 CBr बॉन्ड ब्रेक होंगे तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CBr इंटू 3। सो इसका एनर्जी 413 दिया है एंड ये 276 दिया है, तो सब्स्टिट्यूट करके 1241 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, तो
जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है एंड बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन होगा एंड सबसे वीक सी सिंगल बॉन्ड एन होगा। बट बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो सी सिंगल बॉन्ड एन लॉन्गेस्ट होगा और सी ट्रिपल बॉन्ड एन शॉर्टेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स increases means bond order increases. So if bond order increases then bond strength increases and bond length decreases. Now as we know that bond order increases, bond strength increases and bond length decreases. So C single bond C, C double bond C and C triple bond C. Now if we compare bond strength, then the order of bond strength is this, and if we compare bond length, then order of bond length should be this. क्वेश्चन नंबर 51 हमें बताना है कि sp3 एंड sp3d2 दोनों हाइब्रिडाइजेशन किस केस में होंगे। सो आंसर होगा सॉलिड PCl5। एक्चुअली सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म जब ये सॉलिड होगा। कैसे देखिए, सो इसका जो आयनिक फॉर्म है वो कुछ इस टाइप से रहता है हमारे पास, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। नाउ PCl4 पॉजिटिव जो है इसका जब हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं तो इट इज़ sp3 एंड PCl6 नेगेटिव का जब हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं तो इट इज़ sp3d2। सो सॉलिड PCl5 के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है।